ऑल राइट, तो डेविएटेड नेजल सेप्टम, तो वंस अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और 3+ कैटेगरी का इम्पोर्टेंस है। डेविएटेड नेजल सेप्टम में पॉइंट्स, सब हेडिंग्स है, डेफिनेशन, देन etiology, पैथोलॉजी, देन symptoms, signs and symptoms, complications, then differential diagnosis, treatment, surgical treatment, homeopathic treatment. Deviation of the septum occurs very frequently, but it requires treatment only if it produces symptom. तो ये डायग्राम यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी की डायग्राम है और इस डायग्राम में यहाँ पे नेजल सेप्टम दिखता है। देयर इज अ नेजल सेप्टम एंड lateral wall of nose on each side, सुपीरियर कोन का, मिडल कोन का, इन्फीरियर कोन का दिख रहा है। lateral wall में मैक्सिलरी साइनस दिख रहा है और यहाँ पे नेजल सेप्टम दिख रहा है, राइट। तो इस पर हम फोकस करेंगे। हार्ड पैलेट है और टीथ है। etiology, from puberty to 20 years of age it develops, तो लगभग 14 ईयर्स से लेके तो 20 ईयर्स तक का एज है और both sexes are equally affected and many cases are hereditary positive about this deviated nasal septum. Then developmental, if the septum grows rapidly, then the face, it becomes buckled to accommodate itself. Then high arch palate, lack of descent of the palate, that may cause buckling of the cartilaginous part of the septum. Congenital factor, abnormal intrauterine posture, that may result in compression forces acting on the nose and upper jaw. ये नेजल सेप्टम का वन साइड व्यू है। ये भी आपको पता है, यहाँ पर सेप्टल कार्टिलेज है और बोनी पार्ट है। बोनी पार्ट मेनली फॉर्म्ड बाय परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड एंड होमर, वो वहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कार्टिलेजनस पार्ट है, जंक्शन ऑफ कार्टिलेजनस पार्ट एंड बोनी पार्ट। अपना नेजल सेप्टम अगर हम फील करें तो एंटीरियरली वहाँ पे कार्टिलेजनस पार्ट है और उससे कनेक्टेड पीछे बोनी पार्ट है और ये ब्लड सप्लाई है। पैथोलॉजी में क्या क्या हो सकता है? सेप्टल डिफॉर्मेशन is of the following types. Number one is deviation. They are smooth deflection which are upper or lower, anterior or posterior. Then spurs are isolated thickenings on the bony septum and usually at the junction of the bone and the cartilage it may cause epistaxis. तो डेविएशंस में, डेविएटेड नेजल सेप्टम में दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं। एक है डेविएशन, दूसरा है स्पर, तीसरा है थिकनिंग। एक मिनट, हाँ।
तो डेविएशन, स्पर, थिकनिंग, डिसलोकेशन, these are some headings for abnormal nasal septum. तो डेविएशन में ये जो मिडल आपका नेजल सेप्टम है ना, तो वो कहीं ना कहीं टेढ़ा रहेगा। तो स्मूथ डिफ्लेक्शन एंटीरियरली और पोस्टीरियरली, अपर और लोअर, वो हम देखेंगे। लेकिन स्पर में देर इज आइसोलेटेड थिकनिंग ऑन द बोनी सेप्टम, यूजुअली एट द जंक्शन ऑफ द बोन एंड द कार्टिलेज, सो इट मे कॉज एपिस्टाक्सिस। ये इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा है कि ये जो सेप्टम है आपका सेंटर वाला, तो उसको टच करते हुए हम अगर पीछे इमेजिन करें तो उतना पीछे तो हम जा नहीं सकते, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहाँ पर से कार्टिलेज नहीं, बोनी पार्ट रहेगा। ये सब फर्स्ट ईयर में हो जाता है आपका। वहाँ पर बोनी पार्ट रहेगा और देर इज अ जंक्शन बिटवीन द बोनी पार्ट एंड कार्टिलेज। तो वहाँ पर एक लिटिल्स एरिया होता है जहाँ पे रिच ब्लड सप्लाई होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। और ये जो स्पर का लोकेशन है, ये स्पर का लोकेशन भी उसी जंक्शन के ऊपर है जो एक साइड में थिकनिंग है, एक छोटी सी आइसोलेटेड एक इंडिविजुअल थिकनिंग है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एब्सोल्युटली डेविएशन नहीं है, बट इट लुक्स लाइक अ डेविएशन ऑन वन साइड। तो ये आपका स्पर है। नेक्स्ट, थिकनिंग्स। Thickenings may result from trauma due to overriding of cartilage, that cartilaginous fragments which grow later in double layers. तो इसको भी एक ओरिजिनल डेविएटेड नेजल सेप्टम नहीं बोल सकते हम, बट उसके जैसा दिखेगा ये भी। थिकनिंग में क्या होता है कि इसमें एक बेसिक है, रिक्वायरमेंट है कि ट्रॉमा, किसी ने मार दिया नोज के ऊपर, फाइटिंग में वगैरह मारते हुए दिखाते हैं, मूवीज में भी दिखाते हैं, और फिर रप्चर हो गया और ओवरराइडिंग हो गया कार्टिलेजिनस फ्रैगमेंट्स का, फ्रॉम विच दैट ग्रो इन द डबल लेयर्स। ये जो कार्टिलेजेस हैं ये बाद में हीलिंग हो जाता है, और हीलिंग होने के बाद वो ग्रो होते हैं, और फिर वहाँ पे वो थिकनिंग फॉर्म हो जाती है। तो स्पर में और इसमें ये फ़र्क है, थिकनिंग में ट्रॉमा का कॉजेशन है। और फिर डिसलोकेशन। डिसलोकेशन में anterior edge of septal cartilage may be displaced to one side, causing the widening of columella. कॉलुमेला मतलब आपका एंटीरियर पार्ट है, यहाँ पे लैटरल वॉल का जो वाइड पार्ट है, यहाँ पे एंटीरियर एज ऑफ सेप्टल कार्टिलेज ये है आपका, दैट मे बी डिस्प्लेस ऑन वन साइड, and there will be displacement of the lower edge of the cartilages from maxillary crest and the humor due to trauma. तो डिसलोकेशन, ये वर्ड ही ऐसा है कि ये भी, इसमें भी ट्रॉमा आता है। जैसे दूसरे बोन्स में डिसलोकेशन आप देखते हो, वैसे इसमें भी डिसलोकेशन है। दैट डेविएशन में भी सी शेप और एस शेप। ये एक्चुअल डेविएशन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोई ट्रॉमा वगैरह नहीं है, कोई थिकनिंग नहीं है, लेकिन नेचुरली एट द एज ऑफ 14 to 20 वो हम बोलते हैं नाक की हड्डी टेढ़ी है। तो यहाँ पे ये पहला नॉर्मल दिखाया, दूसरा एक टाइप से थोड़ा सी शेप दिखाया, तीसरा जो है वो एस शेप दिखाया। यहाँ पे वन साइडेड है, इधर राइट साइडेड, फिर लेफ्ट साइडेड, तो एस शेप डेविएशन यहाँ पे दिख रहा है। और चौथा जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोअर एज ऑफ सेप्टल कार्टिलेज फ्रॉम मैक्सिलरी क्रेस्ट विथ स्पर फॉर्मेशन। यहाँ पे कोई इंजुरी या ट्रॉमा की हिस्ट्री हो सकती है। सिम्टम्स में नंबर 1 तो असिम्टोमेटिक है, थोड़ा बहुत डेविएशन रहता है काफ़ी सारे लोगों में, तो देर इज़ नो डिफ़िकल्टी फॉर ब्रीदिंग, तो बॉडी उसके साथ एडजस्ट कर लेती है, तो कोई सिम्टम्स नहीं आते। अगर किसी में सिम्टम आना शुरू हो जाता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है यहाँ पे
obstruction of nose or blocking of nose. Blocking may be present on the both the side, that is the deviated nasal septum obstruct the drainage of the paranasal sinus on the side of deviation. जिस साइड से उसका डेविएशन है, मेरा अगर राइट साइड से डेविएशन है तो उधर तो नेचुरली उसका ऑब्स्ट्रक्शन तो रहेगा ही रहेगा, प्लस द अदर साइड इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हाइपरट्रॉपी टर्बिनेट्स. लेफ्ट साइड में क्या हो जाता है कि कॉम्पेंसेटरी हाइपरट्रॉपी है, क्योंकि एक ही साइड से ज़्यादा ब्रीदिंग हो रहा है, तो हाइपरट्रॉपी ऑफ द टर्बिनेट मतलब इन्फीरियर नेजल कोन का के ऊपर हाइपरट्रॉपी है. तो ऐसे पेशेंट में दोनों साइड से आपको ब्लॉकेज ऑफ नोज दिखेगा. नेक्स्ट इज हेडेक मे बी कॉज्ड बाय साइनोसाइटिस और न्यूरल्जिक हेडेक. अब क्या है कि इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज होने के बाद में वो जो साइनस है उसके ड्रेनेज को प्रॉब्लम आती है और वहाँ पर फिर इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है. तो आपने सुना भी होगा पेशेंट में कि पेशेंट बोलते हैं कि मुझे साइनस की तकलीफ है, मुझे साइनस की तकलीफ है. तो साइनोसाइटिस हियर इज अ सेकेंडरी टू द ऑब्स्ट्रक्शन टू द डेविएटेड नेजल सेप्टम. अब ऑब्स्ट्रक्शन है, इसके लिए बार बार सर्दी होना, दैट इज रिकरेंट कोल्ड. एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन देयर इज अ स्टैग्नेशन ऑफ नेजल सिक्रेशन, which may get infected and give recurrent sinusitis. तो एक था साइनोसाइटिस और दूसरा है रिकरेंट कोल्ड. एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन देयर इज अ स्टैग्नेशन ऑफ नेजल सिक्रेशन विच मे गेट इन्फेक्टेड एंड गिव्स रिकरेंट राइनाइटिस. तो ये वो कंप्लेंट होती है जिसके लिए पेशेंट आपके पास आता है. बार बार सर्दी होना और आपको एग्जामिन करना पड़ता है कि ये सर्दी किस वजह से है. तो वो सिर्फ सर्दी नहीं होती, वहाँ पे डेविएटेड नेजल सेप्टम भी होता है, उसको आपको ट्रीट करना पड़ता है. जब तक उसको ट्रीट नहीं करोगे वो सर्दी होती रहेगी फिर. नेक्स्ट, एपिस्टाक्सिस. लिटल्स एरिया on the deviation side of the septum is exposed to the atmosphere to drying and crusting of the mucus and tendency to pick the nose. अब ये लिटल्स एरिया क्या है? लिटल इज नेम ऑफ साइंटिस्ट और उसने ये बताया कि यहाँ पर कार्टिलेजिनस पार्ट और बोनी पार्ट का जो जंक्शन है, उस जंक्शन पे वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स है. उसका डायग्राम भी इधर होगा, मैं दिखाऊंगा आपको. ये देखो, तो 3 बड़ी बड़ी आर्टरीज की ब्रांचेस है वहाँ पे और जंक्शन दिख रहा है. और क्या होता है कि वो डेविएशन की वजह से वहाँ पे ड्राइनेस हो जाता है, ड्राई क्रस्ट वहाँ पे फॉर्म होते हैं और फिर ईचिंग होती है और ईचिंग करने को जाओ तो फिर वहाँ से इजीली ब्लीडिंग हो जाती है क्योंकि ब्लड वेसल्स बहुत सारी है वहाँ पे. सो एपिस्टाक्सिस इज देयर. देन डिफॉर्मिटी ऑफ द एक्सटर्नल नोज. एक्सटर्नल नोज में भी डिफॉर्म्ड, क्योंकि अभी अगर यहाँ पे ऐसे टेढ़ा है तो ऊपर से भी वो टेढ़ा दिखने लगता है. Anterior rhinoscopy reveals the deviation of the nasal septum and the type of deviation. Secondary hypertrophy of the turbinates may be present. Then posterior rhinoscopy reveals no abnormality. Complications
रिकरेंट साइनोसाइटिस और रिकरेंट राइनाइटिस, आई थिंक ये दोनों इसके मेन कॉम्प्लिकेशन है। बार बार सर्दी होना और बार बार साइनोसाइटिस होना कॉज्ड बाय द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ड्रेनेज ऑफ द साइनसेस। देन मिडल ईयर इन्फेक्शन that may result from recurrent infection of the pharynx and tracheobronchial tree। अब ऐसा है कि बार बार राइनाइटिस होता है, बार बार सर्दी होती है, फेरिंग्स में भी फेरिंजाइटिस होता है, और आपको पता है कि फेरिंग्स से लेके तो मिडल ईयर तक ऑडिटरी ट्यूब है, यूस्टेशन ट्यूब है। तो थ्रू दैट यूस्टेशन ट्यूब और ऑडिटरी ट्यूब इजीली मिडल ईयर का इन्फेक्शन हो सकता है। नोज ऑब्स्ट्रक्शन है यहाँ पे, इसके लिए माउथ ब्रीदिंग दैट मे कॉजेस रिकरेंट इन्फेक्शन ऑफ द फेरिंग्स एंड ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री। देन अस्थमा, डीएनएस में एक्ट एज ए ट्रिगर फॉर ब्रोंकोस्पाज्म, क्योंकि ऐसे लोगों में बार बार सर्दी होती रहती है तो उनका नोज बहुत सेंसिटिव हो जाता है और एलर्जिक राइनाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, और वही चीज़ आगे चल के एलर्जिक अस्थमा बन जाती है। नेक्स्ट इज एट्रोपिक राइनाइटिस दैट मे प्रेजेंट ऑन द नॉर्मल साइड ऑफ द नोज। देन डिफरेंशियल डायग्नोसिस हाइपरट्रॉपिक टर्बिनेट्स। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमको ये देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो डीएनएस जैसा उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो हाइपरट्रॉपिक टर्बिनेट्स में हाइपरट्रॉफी ऑफ द कोनका। देन नेक्स्ट इज पॉलिप्स। नेजल पॉलिप्स हमने पहले ही देखा है कि उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट इज सेप्टल हेमाटोमा। सेप्टम के ऊपर वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है ड्यू टू द हेमाटोमा। और ट्रीटमेंट में सर्जिकल ट्रीटमेंट है एसएमआर ऑपरेशन। ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, द नेम एसएमआर ऑपरेशन, दैट मीन्स सबम्यूकस रिसेक्शन ऑफ नेजल सेप्टम। ऑपरेशन में वो क्या करते हैं, वहाँ पे जो स्वेलिंग है, वहाँ का जो एक्स्ट्रा मास है उसको निकाल लेते हैं। और दूसरा है सेप्टोप्लास्टी। लिटल्स एरिया इज सप्लाइड बाय 4 arteries which anastomose at the anteroinferior part of the nasal septum, and it is common site for epistaxis. Due to trauma or picking the nose, and this plexus is called as Kieselbach's plexus also. होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में थोजा है, कालीबाइक्रोमिकम है, सैंगुनेरिया नाइट्रिका है, देन ट्यूक्रियम, अमोनियम कार्ब एंड कल्केरिया कार्ब। तो यहाँ पर भी कुछ डिफरेंशिएशन मैंने दिया है। फिर आता है हमारा राइनाइटिस। राइनाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन। तो सर्दी, कोराइजा जिसको आप सर्दी बोलते हो, उसको हम राइनाइटिस बोलेंगे। और नोज के सेक्शन में राइनाइटिस तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इट मे बी क्लासिफाइड एज इन्फेक्टिव राइनाइटिस फर्स्ट। तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ राइनाइटिस and describe in detail the allergic rhinitis और infective rhinitis, एक कोई भी पूछेंगे। और होम्योपैथिक मैनेजमेंट ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस ऐसा पूछेंगे। सो इन्फेक्टिव राइनाइटिस में अक्यूट, नॉन स्पेसिफिक, द कॉमन कोल्ड, और स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो डिप्थेरिया जैसे केसेस, और क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक में सिंपल क्रोनिक राइनाइटिस, हाइपरट्रॉपिक राइनाइटिस, एट्रोपिक राइनाइटिस, राइनाइटिस सिक्का, मैलिग्नेंट ग्रैनुलोमा। तो ये जस्ट एक क्लासिफिकेशन है, एक बार इसको रीड कर लेंगे, फिर इंडिविजुअली 1 by 1 हम देखेंगे वहाँ पर। स्पेसिफिक इन्फेक्टिव राइनाइटिस में राइनोस्पोरिडियोसिस, राइनोस्क्लेरोमा, देन सिफिलिस, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, ल्यूपस वल्गारिस,
Fungal infection like aspergillosis, actinomycosis, moniliasis, leishmaniasis, और नॉन इन्फेक्टिव राइनाइटिस में एलर्जिक राइनाइटिस है, सीजनल पेरिनियल वाजोमिटर। कॉमन कोल्ड और कोराइजा, ये क्वेश्चन हो सकता है। द कॉमन कोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन acute infection affecting the body. It occurs at all ages. Both sexes are equally affected. And causative organism is a virus. And the spread occurs by direct contact or by airborne droplets. The virus may be rhinovirus, influenza virus, or adenovirus. Then secondary infection by bacteria like Streptococcus hemolyticus, pneumococcus, staphylococcus, Haemophilus influenzae, and Micrococcus catarrhis, that may occurs. तो कॉमन कोल्ड में सबसे पहले तो बेसिक कॉज होता ही है उसका वायरल सर्दी जिसको आप बोलते हो। ये इजी है, ये पता होता है आपको। और एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। और राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और एडिनो वायरस, ऐसे 2-3 टाइप के वायरस होते हैं। अब ऐसा है कि वंस वायरल इन्फेक्शन होने के बाद 2-3 दिनों के बाद में यहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन बताया गया है। प्राइमरीली डायरेक्ट इन्फेक्शन नहीं है। अगर सर्दी कंट्रोल नहीं होती है तो फिर उसमें बैक्टीरिया भी अटैक करते हैं। और बैक्टीरिया याद रखने के लिए इजी है, वही कॉमन बैक्टीरियाज है आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाले, स्टेफाइलोकोकस, न्यूमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह वगैरह। क्लिनिकल फीचर भी इजी है। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ कॉमन कोल्ड। नंबर 1 इस्चेमिक स्टेज आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 3 days. Burning in the nasopharynx, that may be the first symptom. Irritation and dryness in the nose. Then sneezing occurs paroxysmally. Shivering and malaise may develop. तो ये भी लिखने के लिए इजी है। जो कॉमन सर्दी, कॉमन कोल्ड, वायरल सर्दी जो होती है, उसके ही 3-4 इंपॉर्टेंट सिम्टम आपको लिखना है। क्या क्या हो सकता है? बर्निंग हो सकता है, इरिटेशन है, ड्राइनेस है, स्नीजिंग है, और शिवरिंग और मलेज हैं। सीवियर वीकनेस कभी कभी आ जाता है। हाइपरेमिक स्टेज में राइनोरिया बिकम्स प्रोफ्यूज। दूसरी स्टेज में अब नेजल डिस्चार्जेस, और पर्टिकुलरली ये वाटरी डिस्चार्जेस होते हैं। जब तक कि वायरल इन्फेक्शन हो तो क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटरी डिस्चार्ज होते हैं ये। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है ना, तब वो डिस्चार्जेस थिक हो जाते हैं। जैसे पल्सटिला में आपको बोला है, या काली बीच में बोला है, मगसॉल में बोला है, येलोविश ग्रीनिश डिस्चार्जेस जैसे बोला है। और फिर ब्लॉकिंग ऑफ द नोज ऑकर्स, द म्यूका इज हाइपरेमिक, एनोस्मिया may be present, loss of smell, then fever and headache may be present. अब यहाँ तक की स्टोरी, दूसरी स्टेज तक की स्टोरी जो है वो वायरल की स्टोरी है। तीसरी स्टेज में अब सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो गया है, तो ऐसा नहीं कि सब में होगा, पॉसिबिलिटी है किसी में हो सकता है। एलर्जिक राइनाइटिस ऑकर्स इन अटैक्स फ्रीक्वेंटली एंड लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम. The stage of infection is absent and the nasal secretion may contain eosinophils. अगर ये वायरल के साथ साथ एलर्जिक रहा तो पिक्चर ऐसा रहेगा कि बार बार फ्रीक्वेंटली अटैक्स आएंगे. इन्फ्लुएंजा राइनाइटिस इज सिमिलर टू द कॉमन कोल्ड बट मोर सीवियर एंड विथ सीवियर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम. कॉम्प्लिकेशंस में सेकेंडरी इन्फेक्शन में स्प्रेड एंड रिजल्ट्स इन साइनोसाइटिस. अब सेकेंडरी इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो आजू बाजू की जो साइनसेस है वो अफेक्ट होंगे. वहाँ से थ्रू द यूस्टाशियन ट्यूब मिडल ईयर अफेक्ट होगा तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया. पोस्टीरियरली फेरिंग्स अफेक्ट होगा तो फेरिंजाइटिस. उसके नीचे लैरिंग्स अफेक्ट होगा तो लैरिंजाइटिस. और फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्रोंकाइटिस एंड न्यूमोनिया. डिफरेंशियल डायग्नोसिस में allergic rhinitis occurs in attack frequently and lasts for a short time.
एलर्जिक राइनाइटिस में एक चीज़ खास रहती है कि ये है ही एलर्जिक, तो ये रिपीटेडली होगा, क्योंकि जिस चीज़ की एलर्जी है वो रिपीटेडली होगा। मुझे 1 महीना पहले हुआ था, 2 महीने पहले हुआ था, तो अभी अभी भी होगा, उसके बाद भी होगा, क्योंकि जब जब उसके कांटेक्ट में आओगे तो आपको तकलीफ होगी। तो फ्रीक्वेंट अटैक्स है। द स्टेज ऑफ इन्फेक्शन इज एब्सेंट। नेजल सिक्रेशन में कंटेन यूएसइनोफिल्स। एलर्जी का और यूएसइनोफिल का बहुत क्लोज रिलेशन है। जहाँ पर भी एलर्जिक राइनाइटिस है वहाँ पर यूएसइनोफिल्स है। देन इन्फ्लुएंजल राइनाइटिस, more severe than common cold with severe constitutional symptoms. कॉम्प्लिकेशंस में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, दैट में स्प्रेड एंड रिजल्ट इन साइनोसाइटिस, एक्यूट ओटिटिस मीडिया, फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया। ट्रीटमेंट पार्ट, जनरल ट्रीटमेंट में एनाल्जेसिक्स एंड डिकंजेस्टेंट्स, नेजल ड्रॉप्स, नेजिवियन 2-3 टाइम्स अ डे। स्टीम इनहेलेशन, पेशंटला आपण सांगतो की तुम्ही पाण्याची वाफ वाफ घ्या नाकातून. एंटीहिस्टामाइंस, दैट इज टैबलेट सिट्रिजिन. सिट्रिजिन का नाम आपने सुना होगा, सिट्रिज, अगर एलर्जिक है तो. एंटीबायोटिक, अगर इन्फेक्शन हुआ है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ है, तब कैप्सूल एमोक्सिसिलिन मॉक्स 500. उसके साथ साथ विटामिन सी दो और जनरल रेस्ट एंड वार्मथ. प्रोफाइलैक्सिस, सर्दी होने से कैसे बचे. कंटेंट विद द पेशेंट शुड बी अवॉइडेड. कॉन्टैक्ट सॉरी. एंड सर्जिकल करेक्शन ऑफ द नेजल सेप्टम. होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में यहाँ पर एलियम सेपा है, यूफ्रासिया है, जल्सीमियम है. वो इन्फ्लुएंजा वाली बात जहाँ पर आती है उसका एक अच्छा रेमेडी है जल्सीमियम. फिर एकोनाइट है, पल्साटिला है. इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ जब आता है तो पल्साटिला है. सबाडिला है, बहुत ज़्यादा स्पाज्मोडिक स्नीजिंग है तो. अदर रेमेडीज़ में काली बीच है, आर्सेनिक आयोड है, सिलिशिया है और नक्सोमिक है. अब नेक्स्ट आता है आपका. अच्छा, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी तो पूछ सकते हो, मैं अकेला ही बात कर रहा हूँ, प्लीज़. हाँ, कुछ है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि नो सर। ये टॉपिक थोड़ा इजी है, इसके लिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी ले लिया और फिर बाद में रिकॉर्डिंग भी मैं आपको दे रहा हूँ. कुछ खास नहीं है उसमें एक्सप्लेन करने जैसा. तो चले आगे. यस, एडिनॉइड्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है. एडिनॉइड्स बीच में आ गया. आई थिंक एलर्जिक राइनाइटिस पहले होना चाहिए था. एट्रोपिक राइनाइटिस एक है. एलर्जिक राइनाइटिस. अब क्योंकि राइनाइटिस हम देख रहे हैं, कॉमन कोल्ड देखा, वायरल राइनाइटिस देखा, तो एलर्जिक राइनाइटिस का लॉन्ग क्वेश्चन आता है. और एलर्जिक राइनाइटिस एज अ डॉक्टर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ होम्योपैथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है. एलर्जिक राइनाइटिस इज अ कॉमन डिसऑर्डर which is usually characterized by spasmodic attacks of severe sneezing and rhinorrhea. सर्दी है और nasal discharges है, and it is a reaction to certain allergens. तो frequent attacks होंगे, और ख़ास करके इसको डायग्नोस करने के लिए इसमें कॉजेशन में कुछ तो भी वहाँ पर एलर्जिक फैक्टर आपको मिलेगा. एज, यूजुअली इट अफेक्ट्स यंग एडल्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 15 years onward and tends to recede after the age of 40 to 50 years. And it may affect the young children also. Both sexes are equally affected. Predisposing factors, heredity, it may run in families.
if both parents are allergic, there is a high incidence of disease occurring in children. Hormonal factor, since the disease often begins at a puberty and increases during pregnancy, hormonal basis is possible. Then climate change in humidity and atmospheric pollution that may make the nose more susceptible to the allergy. जैसे कोई यहाँ पे औरंगाबाद में रहता है, यहाँ के वातावरण की आदत है और मुंबई में चले गया, तो हो सकता है कि उसको एलर्जी हो जाए, उसको बार बार सर्दी हो जाए। तो हर सिटी का अपना अलग एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता है। पुणे का अलग एटमॉस्फेयर है, औरंगाबाद का अलग एटमॉस्फेयर है, मुंबई का अलग है, दिल्ली का अलग है। तो कुछ लोगों को वो सहन नहीं होता है चेंज, उसकी वजह से भी एलर्जी डेवलप हो जाती है। इमोशनल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में अफेक्ट द नोज एंड दिस फैक्टर इज मोर लाइकली इन केसेस ऑफ वाजोमोटर राइनाइटिस। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर का और नोज का क्या संबंध है? तो वाजोमोटर राइनाइटिस उसने बोला है। वाजोमोटर राइनाइटिस में क्या होता है कि देयर इज अ irregular blood supply to the nose, irregular blood supply to the mucosa of the nose, क्योंकि वेसल्स जो है दे आर कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। तो कॉन्ट्रैक्शन और डायलिटेशन ऑफ द वेसल्स वो अफेक्ट हो जाता है और दैट इरेगुलरिटी विल कॉज द राइनाइटिस। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर की जो भी सिचुएशंस 1, 2, 3 नंबर हमने देखी है, एज है वो फेवरेबल एज है और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है, कुछ हेरिडिटी है, हार्मोनल है, क्लाइमेट है, इमोशनल फैक्टर है, ये सब हो सकते हैं। लेकिन मेन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है इसका, जब तक कि एलर्जन नहीं आ जाता तब तक सर्दी नहीं होगी। तो एलर्जन में कुछ एक्सटर्नल एलर्जेंस होते हैं, कुछ इंटरनल एलर्जेंस होते हैं। तो एक्सटर्नल को हम बोलेंगे एक्सोजिनस और इंटरनल को हम बोलेंगे एंडोजिनस। एक्सोजिनस में इनहेलेंट्स हैं, नोज से इनहेल करते हैं, हम एयर को इनहेल करते हैं, दिस इज इनहेलेशन। तो इनहेलेंट्स में सबसे पहले आता है डस्ट। ऐसे लोगों को डस्ट सहन नहीं होती। फिर पोलन्स, पोलन ग्रेन्स आपको पता है, फ्लावरिंग सीजन होता है, उस सीजन में एनिमल ओडर, फीदर, मोल्ड्स, हाउस डस्ट एंड माइट्स। ये छोटी छोटी चीज़ें जो थ्रू द नोज जो इनहेल करोगे आप, कोई पर्टिकुलर स्मेल को आप इनहेल करोगे, कोई पर्टिकुलर डस्ट को आप इनहेल करोगे, स्मोक को इनहेल करोगे, ये सारे एक्सोजिनस फैक्टर होंगे। दूसरा थ्रू द माउथ मैंने याद रखा है। अब पहले याद रखा है थ्रू द नोज, दूसरा थ्रू द माउथ, इंजेस्टेंट। तो कुछ लोगों को कुछ पर्टिकुलर फूड की एलर्जी होती है। तो फूड लाइक एग्स, फिश, मिल्क और सिट्रस फ्रूट, ऐसा कुछ खाने की वजह से उनको वो एलर्जी शुरू हो जाती है और एलर्जी राइनाइटिस के थ्रू बाहर आती है। फिर आता है कॉन्टैक्टेंट्स लाइक कॉस्मेटिक्स एंड पाउडर्स, इरिटेंट्स लाइक फ्यूम्स एंड स्मोक, देन ड्रग्स। कुछ पेशेंट में पर्टिकुलर एलोपैथिक ड्रग के लिए सेंसिटिविटी होती है, एलर्जी होती है, और इसमें है एस्पिरिन, हाइपोटेंसिव ड्रग्स, आयोडाइड्स एंड नेजल ड्रॉप्स। देन इन्फेक्शन, बैक्टीरिया एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन that may cause allergy or they may be secondary invaders. एंडोजिनस फैक्टर, अब बाहर से कुछ नहीं लिया, कुछ इनहेल भी नहीं किया, कुछ माउथ से भी नहीं लिया, अंदर ही अंदर हमारे बॉडी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमको एलर्जी हो सकती है? तो इंटेस्टिनल हेलमिन्स एंड टिश्यू प्रोटीन्स इन द ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट, इसको पर्सन एलर्जिक हो सकता है। इंटेस्टिनल हेलमिन्स में पर्टिकुलरली आपके जो वर्म्स होते हैं वो, और टिश्यू प्रोटीन्स, ट्रांसुडेट्स एंड एक्सुडेट्स। तो एक पार्ट इंपॉर्टेंट था इटियोलॉजिकल फैक्टर में एलर्जेंस का। अब दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी, कि एलर्जिक रिएक्शन कैसी होगी, उस पेशेंट में एलर्जी होगी कैसे बॉडी में। तो सबसे पहला फैक्टर है इसमें रिएजेनिक एंटीबॉडीज, IgE नाम की एंटीबॉडी इसमें इंपॉर्टेंट है।
They are formed in the body due to the sensitization caused by the allergens. IgE नाम की जो एंटीबॉडी है वो बढ़ जाती है, ये कॉमनली भी अपनी बॉडी में प्रेजेंट होती है, बट पेशेंट को ऐसे समझाना है कि ये क्यों हो रहा है आप सबको, क्योंकि आपके ब्लड में IgE नाम की एंटीबॉडी बढ़ रही है। और ये क्या है ना, ये एलर्जेंस की वजह से होता है। जैसे एलर्जन बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी का एलर्जिक रिस्पॉन्स अपने आप हो जाता है कि ब्लड में IgE नाम का एंटीबॉडीज बढ़ जाते हैं। नाउ एलर्जन एंड द एंटीबॉडी रिएक्शन इन द बॉडी टेक्स प्लेस। हिस्टामाइन एंड हिस्टामाइन लाइक सब्सटेंसेस आर रिलीज्ड। तो एक रिएक्शन होती है IgE एंटीबॉडी और एलर्जन इनके बीच में, और वो रिएक्शन होने के बाद में हिस्टामाइन या हिस्टामाइन जैसे सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं बॉडी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और आगे आने वाली जो भी रिएक्शन है, जो भी सिम्टम्स है, दे आर कॉज्ड बाय हिस्टामाइन। और इसके लिए आपने सुना भी होगा कि रेमेडीज में, ड्रग्स में इनको एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स देते हैं, रेमेडीज देते हैं, मेडिसिन देते हैं। अब एलर्जिक रिएक्शन ये हिस्टामाइन सब में कॉमन है। मतलब किसी को स्किन की एलर्जी है, आपने सुना होगा, उसको बहुत ईचिंग होती है, इरप्शंस आते हैं, किसी को रात में आते हैं, किसी को दिन में आते हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इरप्शंस आते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस है, एलर्जिक स्किन का कंप्लेंट है, इंटेस्टाइन की भी एलर्जी हो सकती है, GIT की भी एलर्जी हो सकती है, और एक एलर्जिक आर्थराइटिस भी है। तो ऐसे 3-4 टाइप से वो इंसान की एलर्जी बाहर निकल सकती है, बट ये सबके पीछे हिस्टामाइन ही है। पैथोलॉजी इनफिल्ट्रेशन विथ इओसिनोफिल्स एंड प्लाज्मा सेल्स ऑफर्स। जैसे ही एलर्जिक रिस्पॉन्स, एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में शुरू हो जाती है, अब यहाँ पे क्या होगी रिएक्शन, तो सीवियर स्नीजिंग आएगा पेशेंट में, सीवियर वहाँ पर नेजल डिस्चार्जेस होंगे, इचिंग होगा, बर्निंग होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जैसे ये रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है तो इन्फिल्ट्रेशन विथ द इओसिनोफिल हो जाता है। वहाँ पे लोकल रीजन में इओसिनोफिल्स कलेक्ट हो जाते हैं। और ब्लड भी एग्जामिन करोगे आप तो ब्लड में भी इओसिनोफिलिया होता है। एडिमा डेवलप ड्यू टू द ट्रांसुडेशन ऑफ द टिश्यू फ्लूइड्स एज द कैपिलरी एंडोथेलियम इज डैमेज एंड द इंटरसेलुलर सीमेंट लूजन्स। ये भी हिस्टामाइन की रिएक्शन है, हिस्टामाइन का इफेक्ट है। ये हिस्टामाइन ही वर्क करता है, हिस्टामाइन की वजह से स्वेलिंग होती है, कैपिलरी एंडोथेलियम डैमेज करता है वो। और कैपिलरी एंडोथेलियम जब डैमेज होता है तो जो अंदर का प्लाज्मा है वो लीक होके बाहर आ जाता है। देन राइनोरिया, देयर इज ए इंक्रीज इन म्यूकोजल सिक्रीशन विच मे कंटेन इओसिनोफिल्स। नेजल म्यूकोजल सिक्रीशंस बढ़ाने का काम भी हिस्टामाइन ही करता है। कंजेशन ड्यू टू द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑकर्स with venous stasis and purplish discoloration. Then infection may takes place and may results in purulent discharges. Polyps may form, allergic rhinitis की वजह से polyps कैसे हो सकते हैं वो पहले भी हमने देखा। Then paranasal sinuses may also be involved in a similar manner. Sinusitis हो सकता है। Paranasal sinuses may also be involved in a similar manner. Pseudocyst may form due to distension of intracellular spaces in the submucosa. तो जिनमें एलर्जिक राइनाइटिस है उनके अंदर वो इथमोइडल पॉलिप्स ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं। क्लिनिकल टाइप्स में एलर्जी कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। दैट इज नंबर 1 इज सीजनल विच इज कॉल्ड एज हे फीवर due to pollen grains occurs at the time of pollination. दूसरा होता है पर्सनल, affects the patient throughout the year. किसी को सीजन में एलर्जी होती है, किसी को अगर पर्टिकुलर डस्ट वगैरह, स्मोक वगैरह इससे रही तो फिर वो तो साल भर की हो सकती है। सिम्टम्स में इरिटेशन इन द नोज इज द इनिशियल सिम्टम। पेशेंट बोलता है कि मुझे इरिटेशन हो रहा है, मुझे नोज में ईचिंग हो रही है।
Paroxysmal sneezing of recurrent type is a usual present, which exhausts the patient. In chronic cases, sneezing may be less. क्रोनिक केसेस में कम हो सकता है, लेकिन अक्यूट अटैक जब जब आएगा तो बहुत ज़्यादा एपिसोड्स ऑफ स्नीजिंग इसमें रहेंगे विथ राइनोरिया। राइनोरिया मतलब नेजल डिस्चार्जेस। और एलर्जिक राइनाइटिस है, इसके लिए पर्टिकुलरली वाटरी डिस्चार्जेस रहेंगे, लेकिन प्रोफ्यूज और कोपियस डिस्चार्जेस रहेंगे। इसके लिए एलियम सेपा जैसी रेमेडी काम करती है। Nasal obstruction due to venous stasis is often present. Anosmia may be present intermittently or continuously. Signs में acute stage में the mucosa appears to be pale with excessive mucoid or watery secretions. Chronic stage में the nose may appears to be normal or the mucosa is bluish or purplish due to venous stasis. Infection may be superimposed. Then polyps, nasal polyps may be present. Then concomitant allergy. Concomitant मतलब नेजल एलर्जी के साथ साथ दूसरे पार्ट में भी एलर्जी दिख रही है पेशेंट में। उसको एलर्जिक सर्दी तो है ही है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आइज भी अफेक्टेड है। सपोज आइज में भी एलर्जी है, तो आइज में ईचिंग, वाटरिंग, जैसे कि यूफ्रासिया में आपने देखा। किसी को ईयर्स में होता है, ईयर्स में ईचिंग होती है, तो यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉकेज में लीड टू द मिडल ईयर प्रॉब्लम। किसी को एलर्जिक फेरिंजाइटिस होता है, फेरिंग्स में यहाँ पर ईचिंग होती है, खुजली होती है, पेन होता है। और किसी में अस्थमा होता है, बिकॉज अस्थमा भी एक ऐसा ही डिसीज़ है जिसमें ब्रोंकोस्पाज्म होता है, डिफिकल्ट ब्रीदिंग है ड्यू टू द रिस्पॉन्स टू एलर्जेंस। तो वो एक ही पर्सन में एलर्जिक सर्दी के साथ साथ अस्थमा भी हो सकता है। अटैक्स ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म है, दैट में फॉलो द अटैक ऑफ नेजल एलर्जी। देन डायग्नोसिस, एलर्जिक राइनाइटिस का डायग्नोसिस कैसे करेंगे? एक तो क्लिनिकल फीचर्स एंड द पैरोक्सिस्मल अटैक रिवेल्स डायग्नोसिस। जो कोपियस वाटरी नेजल डिस्चार्जेस है, स्नीजिंग है, ईचिंग है और रिकरेंट अटैक्स हैं और हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर एलर्जन है, तो वहाँ पे डायग्नोसिस हो ही जाता है। नेजल सिक्रीशन में कंटेन इओसिनोफिल्स, इससे भी डायग्नोसिस हो जाता है। हीमोग्राम में शो इओसिनोफिलिया एंड स्टूल्स आर एग्जामिन्ड टू एक्सक्लूड द हेलमिंथ इंटरनल एलर्जन्स के लिए। देन डिटेक्शन ऑफ एलर्जन्स हिस्ट्री में सजेस्ट द नेचर ऑफ एलर्जी। इटसेल्फ पेशेंट ही आके आपको बोलता है कि मुझे इस चीज़ की वजह से तकलीफ होती है। स्किन टेस्ट बाय इंट्राडर्मल इंजेक्शंस, इनहेलेशन ऑफ एलर्जेंस, नेजल प्रोवोकेशन टेस्ट, एलिमिनेशन टेस्ट फॉर फूड। ट्रीटमेंट में अवॉइडिंग द एलर्जन, डिसेंसिटाइजेशन। एक तो पेशेंट को आप बोलो कि भाई देखिए आप उस चीज़ के कांटेक्ट में ना आए। अगर आपको एलर्जी है, एग्स की एलर्जी है तो आप एग्स मत लो, मिल्क की है तो मिल्क मत लो। दूसरा एक टाइप है उनका डिसेंसिटाइजेशन, एलोपैथी की बात कर रहा हूँ मैं। तो डिसेंसिटाइजेशन में वो उन्होंने क्या किया है ना, एक वैक्सीन टाइप ऐसे वैक्सीन बनाए कि जो रेजिस्ट करते हैं एलर्जेंस को। पर्टिकुलर इस चीज़ की एलर्जी रही तो ये वैक्सीन देना है, ऐसे बहुत सारे रहते हैं उनके पास। तो स्पेसिफिक डिसेंसिटाइजेशन, और उसको एलर्जी टेस्ट बोलते हैं। औरंगाबाद में भी आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा एलर्जी टेस्ट। एलर्जी टेस्ट करके किस चीज़ का एलर्जी है वो फाइंड करते हैं, और फिर वो टिपिकल इंजेक्टेबल्स आपको दिए जाते हैं। स्पेसिफिक वैक्सीन्स और इनहेलेंट्स, नॉन स्पेसिफिक स्टॉक वैक्सीन्स। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में अक्यूट अटैक के लिए एंटीहिस्टामाइंस रिलीव द सिम्टम, देन स्टीरॉइड्स, जनरल में विटामिन सी एंड कैल्शियम पेशेंट का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। लोकल ट्रीटमेंट हाइड्रोकॉर्टिजोन इंजेक्शन, जब कुछ लोगों में बहुत ही ज़्यादा एलर्जी रहती है,
कमी नहीं होती किसी चीज़ से, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको वहाँ पे एक इंजेक्शन देना पड़ेगा, और वो स्टेरॉयड का इंजेक्शन है। हाइड्रोकॉर्टिजोन इज ए स्टेरॉयड। जिंक आयोनाइजेशन एंड क्रायोसर्जरी आर नॉट वेरी हेल्पफुल। 15% silver nitrate application to inferior turbinate has been recommended recently for long-term relief. Disodium chromoglycate. सर्जिकल में अगर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है तो ट्रीटमेंट ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन लाइक पॉलिप्स, डेविएटेड नेजल सेप्टम और हाइपरट्रॉपी। क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि ऐसे पेशेंट जिनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होता है उनके अंदर बाद में एलर्जी डेवलप होती है। डेविएटेड नेजल सेप्टम में भी हमने देखा। तो अगर डेविएटेड नेजल सेप्टम है तो उसका ऑपरेट करो। सेप्टिक फोकस है तो रिमूवल ऑफ द सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन लाइक टॉन्सिल और एडिनॉइड्स। होम्योपैथी अगेन एज अ वेरी गुड सॉल्यूशन फॉर एलर्जिक राइनाइटिस, और इसमें आपके रेमेडीज है थुजा, काली बाइक्रोम, आर्सेनिक आयोड। नाइट्रम म्यूर। देखो एलर्जिक राइनाइटिस में ना थोड़े अलग रेमेडीज मिलेंगे आपको, और ये सबसे खास रेमेडीज है जो यहाँ पे मैंने दिए हैं। नाइट्रम म्यूर जैसे रेमेडीज और आर्सेनिक आयोड जैसे रेमेडीज, काली बीच, थुजा। पोथॉस, आज बोरिक में से जाके पोथॉस को पढ़ना आप, छोटा सा रेमेडी है और सिर्फ एलर्जिक सर्दी के लिए ही काम करता है। तो पोथास फोर्टिडस, आर्सेनिक इटसेल्फ, एनालियम सेपा एंड सबाडिल। ये कुछ खास रेमेडीज है जो एलर्जिक राइनाइटिस के लिए काम करते हैं। तो ये था आपका एलर्जिक राइनाइटिस। फिर थोड़ा देर वेट करूंगा, अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हो, या वो स्लाइड हम दोबारा देख सकते हो। है कोई डिफिकल्टी? नो सर। ओके, ठीक है, फिर यहाँ पे रुकेंगे। अगले लेक्चर में बाकी राइनाइटिस के टाइप्स और एडिनॉइड्स वो हमको मैं देता हूँ। कोई डिफिकल्टी है तो सर शेयर करो। और इस सैटरडे को, आने वाले सैटरडे को आप क्या करो, नोज सेक्शन के लिए प्रिपेयर करो, पूरा नोज सेक्शन का टेस्ट रखो आप। हाँ, यस श्रेया मैडम। सर मला सीए मतलब सी ऑफ स्टमकचं लेक्चर पाहिजे, व्हिडिओ लेक्चर असेल तर रेकॉर्डेड. ओके, कार्सिनोमा ऑफ स्टमक। येस सर. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे रुकेंगे। सर यस, सर यस, जो आपने कहा फ्रीक्वेंट अटैक्स ऑफ कोराइजो, तो मतलब उसका मतलब बार बार सर्दी होना है. राइट राइट राइट। तो इसमें रिकरेंट अटैक्स आएंगे तो उसी से हम पहचान लेते हैं कि ये एलर्जी की हो सकता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकेंगे। मैं रिकॉर्डिंग